हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग और ये हमारा कोस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोस्ट एनालिसिस, कंसेप्ट्स, क्लासिफिकेशंस एंड कोस्ट शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जब भी हम टोटल कोस्ट मेजर करते हैं तो जो टोटल कोस्ट है वो मैनेजमेंट की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि जब हम कोस्ट को क्लासिफाई कर देते हैं एक पर्टिकुलर वे में, उसको क्लासिफाई जब हम करेंगे तो उसको कैलकुलेट करना इजी रहता है और जो टोटल कोस्ट है उसे अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। तो कोस्ट को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमें चाहिए एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ नहीं आएंगे। तो पहले हम एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट पढ़ेंगे और फिर यहाँ नीचे से स्पेसिमेन शुरू करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट में सबसे पहले है मटेरियल्स। तो मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स और इनडायरेक्ट मटेरियल्स। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल्स वो होते हैं कि जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली चार्ज किए जाते हैं। जैसे ड्रेस बनाने के लिए हमें क्लॉथ चाहिए होता है और हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें, बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए होती हैं। तो जो चीज़ डायरेक्टली यूज़ की जाती है डायरेक्ट मटेरियल उसे कहा जाता है। और जैसे जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है बैग्स बनाने के लिए और जो फ्रूट्स वगैरह के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसकी पैकिंग वगैरह के लिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब देखो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल्स हैं और साथ में इनडायरेक्ट मटेरियल्स है। तो आप कहोगे कि इनडायरेक्ट मटेरियल्स कौन से हुए। देखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल्स वो होते हैं जैसे कॉटन वेस्ट कंज्यूमेबल्स होते हैं ना, कि जो कॉटन को हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, वो कॉटन वेस्ट हो गया। और जो भी क्लीनिंग मटेरियल्स होते हैं कि क्लीन करने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर जो मटेरियल्स को हम रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी रिपेयर के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल्स में आ जाते हैं। तो अब हम अभी तो हमने पढ़ा कि मटेरियल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे लेबर। देखिए, काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत भी होती है। तो लेबर किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जो भी रॉ मटेरियल है उसको जब कन्वर्ट कर कर फिनिश गुड बनाए जाते हैं, तो जो भी लेबर यूज़ की जाती है उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंपोजिशन करने के लिए, तो उसे हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे। देखिए, डायरेक्ट लेबर वो है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे डायरेक्टली काम करने लगी हुई है। ठीक है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है प्रोडक्ट की, उसके लिए जो लेबर लगी है उसे हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे। इनडायरेक्ट लेबर वो होगी जैसे ट्रेनीज हो गए, ट्रेन करने वाले जो पर्सन होते हैं, ठीक है, और अप्रेंटिसेस हो गए या फिर सुपरवाइजर्स हो गए। तो मतलब अब वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, बट वो अपना काम कर रहे हैं एज ए, वो भी हमारे लिए लेबर ही है, बट वो हमारे लिए इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है, तो वेजेस भी इसके अकॉर्डिंग ही पे किए जाते हैं, डायरेक्ट लेबर को और इनडायरेक्ट लेबर को। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जैसे को हमें जैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाना है या फिर कोई डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए जो कॉस्ट लगती है, मतलब मटेरियल पे डायरेक्टली जो कॉस्ट लगती है हमारी, उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और जैसे इसमें हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, या किसी जॉब के लिए कोई टूल्स वगैरह बनाने हैं या कोई ऐसा काम करना है, तो जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अब देखिए, जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो ये ओवरहेड्स हम पढ़ेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही बेसिकली पार्ट है। जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट क्या होते हैं, देखिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका जो एग्रीगेट है, मतलब जो एग्रीगेट जब हम उसका करते हैं, सम करते हैं, तो उसके एग्रीगेट को हम ओवरहेड कहते हैं। ओवरहेड बेसिकली एक्सपेंसेस ही होते हैं। तो एक्सपेंसेस देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, दूसरा है प्रोडक्शन को आप मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, जो प्रोडक्शन करते वक्त हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, उन्हें हम प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कहते हैं। ये एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं, देखो फिक्स एसेट
जब हम यूज़ करते हैं फिक्स एसेट्स को यूज़ करते जाते हैं तो ईयर बाय ईयर उनकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है, तो जो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगती है वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और जैसे रिपेयर्स और मेंटेनेंस को होती है फिक्स एसेट्स की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आते हैं, तो ये सब तो हो गए हमारे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आगे, जैसे सैलरीज होगी, ठीक है। मतलब जब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब तो जैसे पॉलिसीज़ वगैरह बनाना है ना, तो आगे अब हमारे पास आगे सेलिंग ओवरहेड्स, तो यहाँ पे अब हम सेलिंग ओवरहेड्स डाल देंगे। तो देखो, जब हमने सारे इन सब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आ गई, फिर वर्क ओवरहेड ऐड किया तो हमारी वर्क कॉस्ट बन गई, ठीक है। वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डाला तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, ठीक है। आगे अगर सेलिंग ओवरहेड्स दिए हैं तो हम डालेंगे, नहीं दिए तो उसको स्किप कर देंगे, और दिए हैं तो वो उसको ऐड करने के बाद हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखो, अगर तो हमें प्रॉफिट की परसेंटेज बताई है कि इतने % प्रॉफिट हमें लगाना है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जब हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस बन जाता है, वह जितने रुपीज़ में हमने उसको सेल किया, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब आगे हम बढ़ते हैं और अपना प्रैक्टिकल सम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारी एक एग्ज़ाम्पल है। आप तो इस एग्ज़ाम्पल को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। देखो, जब हम एग्ज़ाम्पल करते हैं, जो हमने थ्योरी तो समझ ली, अब हम जब एग्ज़ाम्पल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी और आपको पता चलेगा। एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, आप बाकी के सम्स ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल में हमने देखिए पढ़ें, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो अब हमें सारा कैलकुलेट करना है, जो जो मैंने आपको पिछले स्पेसिमेन फॉर्मेट में बताया था। डायरेक्ट मटेरियल्स दिए हुए हैं। देखो क्या है कि हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं और जो जो आइटम्स आ रही हैं उसको सीरियल वाइज डालते चलेंगे। या तो आप ऐसा कीजिए कि आप पहले हेड्स बना लीजिए कि वर्क ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और इस तरह के जब हम हेड्स बना देंगे, कैटेगरी बना देंगे, तो उन हेड्स के अंदर इन आइटम्स को डालते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था स्पेसिमेन में कि हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं उसको पहले हम डालेंगे। तो हम डाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल है हमारा 1 लाख का। ये देखिए 1 लाख का डायरेक्ट मटेरियल मैंने डाल दिया, और साथ में है डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम साथ साथ डालते हैं। डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन जब आप सम सॉल्व करें तो इसको कंप्लीट लिखें। तो अभी वेजेस जो हैं वो 20,000 है, और जो एक्सपेंसेस है वो 10,000 है। तो और 10,000। देखो, अब मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालने के बाद जो इसका टोटल आएगा वो हमारी हो जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो आर प्राइम कॉस्ट, तो इन तीनों चीज़ों का टोटल जब हम कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1,30,000। आगे अब हम ऐड कर देंगे इसमें, क्या मैंने आपको बताया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क ओवरहेड्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे। तो अभी मैं सब शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो देखो, अब हमने ये तीनों आइटम्स डाल दी, स्टार्टिंग हमने कर दी। अब देखो, वेजेस ऑफ फोरमैन है, तो जो वेजेस ऑफ फोरमैन होती हैं, अब ये भी मैं वेजेस पे कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि देखिए, जो भी सैलरीज़ हैं, वेजेस दी होती हैं, हमेशा सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं, क्योंकि हम सैलरीज बाद में एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं। जो वेजेस हैं ये हमारे जो है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ही हैं, तो वेजेस लेबर को पे करनी है तो वो हम डालेंगे साथ में। वेजेस ऑफ
फोरमैन, तो फोरमैन की वेजेस हैं 2500, हमने डाल दी। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पावर 500 की, तो वो भी हम डाल देंगे क्योंकि वो भी हमारे प्रोडक्शन करते वक्त के एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिक पावर 500। अब ये है लाइटिंग, फैक्ट्री और ऑफिस, दो तरह की लाइटिंग दी हुई है। देखो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम सिर्फ फैक्ट्री वाली लाइटिंग डालेंगे कि लाइट्स जो फैक्ट्री में जली हैं उनकी लाइटिंग का जो खर्चा आया हमारा ओवरहेड्स वो। जब हम यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो उसके अंडर हम ऑफिस वाले एक्सपेंसेस लिखेंगे। यहाँ पे हम फैक्ट्री वाले लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस वाले लिखेंगे और सेलिंग में सेलिंग वाले, ऐसे। अब हम आगे देखिए, यहाँ पे लाइटिंग है फैक्ट्री की, तो मैं अभी डाल रही हूँ फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग है हमारी 1500। तो अब आगे स्टोर कीपर्स वेजेस, तो ये भी हमारे वेजेस आ गए हैं, तो इसको भी हम डालेंगे। वेजेस 1000। अब तो अब हमारे पास है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी इधर ही जाएंगे, ऑयल एंड वाटर 500 रुपीज़। ओके, तो अब इधर आ जाइए, देखिए। तो देखिए जो यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री वाला रेंट होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, ऑफिस वाला रेंट होगा ऑफिस ओवरहेड्स में जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। तो बस चीज़ों को कैटेगराइज करना आना चाहिए, सब बहुत ही इजी है। अब देखिए जो रिपेयर्स हैं और रिन्यूअल्स हैं वो भी हम फैक्ट्री वाले फैक्ट्री में डालेंगे। तो रेंट फैक्ट्री का और फैक्ट्री की रिपेयर्स डालते हैं, ठीक है, का रेंट और रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स फैक्ट्री की अमाउंट है 5000 रुपीज़ और रिपेयर्स की अमाउंट है 3500। आगे देखिए जो ये ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है, देखिए जो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है और जो इनकम टैक्स है या डिविडेंड है, ये तीनों चीज़ों को हम जो कोस्ट शीट बनाते हैं उसमें एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की अमाउंट है, ठीक है। तो अभी हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बना रहे हैं, तो इन आइटम्स को हम इसमें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व है इसे हम ऐड नहीं करेंगे। जो आगे है डिस्काउंट है, ठीक है, इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो डिस्काउंट ऑन शेयर्स है ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की आइटम है, तो इसको भी हम कोस्ट शीट में से एक्सक्लूड कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, फिर डिविडेंड भी नहीं आएगा, तो डेप्रिसिएशन में हम आएंगे तो उसमें आएगा फैक्ट्री और ऑफिस का है, तो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन डालेंगे 500। कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, ये भी जो कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं ये भी प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, तो इसको भी डालेंगे। तो क्या क्या आएगा, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन और कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो देखिए डेप्रिसिएशन डालेंगे फैक्ट्री की और एक डालेंगे कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो दोनों की अमाउंट्स डालते हैं। डेप्रिसिएशन इसकी अमाउंट है 500 रुपीज़ और जो कंज्यूमेबल स्टोर है ये है 2500 की। सारी अमाउंट जब हमने डाल दी है तो अब हम अमाउंट्स डालने के बाद इसका टोटल कर देंगे, क्योंकि अभी हमने पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट की, अब हम करेंगे वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अगर आप यहाँ वर्क ओवरहेड लिख रहे हैं तो वर्क कॉस्ट लिख दीजिए, मैं फैक्ट्री कॉस्ट लिख देती हूँ, तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स का हेड लेके चल रही हूँ। तो जो इन सब का टोटल आएगा उसको इस चीज़ में क्या है, ये प्राइम कॉस्ट, इसमें ऐड करके हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा
1,47,500, ठीक है। तो आगे जाके हम ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अब देखिए यहाँ पे आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है मैनेजर सैलरी। तो मैंने आपको कहा कि जो भी सैलरी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। डायरेक्टर की फ़ीस आ गई, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई। ये देखिए ऑफिस के आगे एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस आ गए, पोस्टेज के। तो ये यहाँ से हमारी सेल्समैन की सैलरी शुरू होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये हमारे सेलिंग के आगे, यहाँ तक पोस्टेज तक हमारे आगे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे हमने पीछे छोड़ा था ना लाइटिंग का, ऑफिस का, और ये इसका ऑफिस का और इसके ऑफिस के एक्सपेंसेस, इन सब को भी कलेक्ट करके हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के अंदर डाल देंगे। तो ऑफिस की लाइटिंग डाल देते हैं, लाइटिंग, और जो है ऑफिस की लाइटिंग की अमाउंट है हमारे पास 500, ऑफिस रेंट 2500, और है ऑफिस की प्रेमिसेस 500। ओके, समझ आ रहा होगा होप से। तो ऑफिस की डेप्रिसिएशन भी आ गई है, डेप्रिसिएशन हमारे पास है 5। तो डेप्रिसिएशन हम यहाँ तक हमने डाल दिया अमाउंट्स। अब आगे मैंने आपको कहा था कि मैनेजर की सैलरी आ जाएगी, मैनेजर्स सैलरी। जो जो आइटम्स मैंने आपको बताई हैं बस वो आपको डालते जाना, क्योंकि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की हैं। तो मैनेजर की सैलरी है 5,000 रुपीज़, डायरेक्टर की फ़ीस 1,250, ऑफिस स्टेशनरी 500। ऑफिस स्टेशनरी की अमाउंट हमारे पास है 500 रुपीज़। अब देखिए टेलीफोन चार्जेस और पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, दोनों की अमाउंट्स देख लीजिए। टेलीफोन चार्जेस 125 और पोस्टेज 250, 120। देखिए यहाँ पे अमाउंट्स उतारने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो टेलीफोन चार्जेस थे हमारे 125, पोस्टेज के 250। तो 125 इसके आगे हैं, पोस्टेज ये हैं 250। तो अब देखो यहाँ तक हमने प्राइम पोस्ट को, इस पोस्ट में इन सब को ऐड करने के बाद हमारी ये कोस्ट आएगी फाइनल, फैक्ट्री कोस्ट। अब इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ऐड। तो जो ये अमाउंट आई है इसमें ये सारी अमाउंट्स को ऐड करके टोटल कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1,59,375, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बचे सेलिंग ओवरहेड्स, सेल्समैन सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, वेयरहाउस सेल्स, कैरेज आउटवर्ड। और देखो जो ये है इनकम टैक्स, ये मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांसफ़र टू रिजर्व, इनकम टैक्स एंड डिविडेंड, इन तीनों आइटम्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि ये आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं। इस अब देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस हम इसमें डालेंगे, सेलिंग ओवरहेड्स हमारे पास है सेल्समैन सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरी हमारे पास है 1,250। तो अभी हमारे पास है सेलिंग
एक्सपेंसेस चालू हुए थे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। साथ में हमारे पास थे एडवर्टीजमेंट 1200 और हमें दिए हुए थे वेयर हाउस चार्जेस 500। तो अभी सेल्स नहीं डालेंगे, सेल्स हमारी फाइनल होती है जो लास्ट में आती हैं। यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड हमारे पास है 375। देखिए यहाँ पे जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स डाले थे उसका जो टोटल किया था, मैंने आपको बताया था फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इसका जो टोटल आएगा उसको हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब जो ये अमाउंट आई है, देखिए पीछे तक जो अमाउंट आई थी उसमें हम इस अमाउंट को, इन सारी अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 1,63,250। तो ये हमारा टोटल हो गया। अब जो आप कहेंगे कि ये जो सेल्स है इसको कहाँ डाला, देखो जो सेल्स है मैंने आपको कहा था कि कोस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारी सेल्स की वैल्यू आती है। सेल्स की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, उसमें से कोस्ट लेस कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए मैं बताती हूँ, देखो ये जो प्रॉफिट है, देखो जो ये प्रॉफिट है हमेशा कोस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा जो सेल प्राइस है या हम इसे कह सकते हैं सेल्स, वो आ जाती है जब हम प्रॉफिट को कोस्ट के अंदर ऐड करते हैं। सेल्स का प्राइस दिया हुआ है 1,89,500, तो 1,89,500 दिया हुआ। तो अब इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है जो हमारा प्रॉफिट है। तो इसमें से जो हमारी सेल्स है उसमें से जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम जब हम दोनों चीज़ों को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 26,250। ये देखिए, तो ये हमारा सम। देखिए हमने प्रॉफिट, ये चीज़ लिखनी नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि देखो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, सेल्स माइनस कोस्ट, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ गया। पर कहीं जगह क्या होता है कि जैसे आपको दिया होता है कि कोस्ट के ऊपर हमें 30% प्रॉफिट है, तो जो कोस्ट की वैल्यू है, जैसे हमारी ये वैल्यू आई थी, इसके ऊपर हम 30% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर कोस्ट के अंदर जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और इन केस अगर आपको ऐसे कहा होता है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर कोस्ट कैलकुलेट करो, देखो सारे कंसेप्ट आपको समझने हैं ताकि आप एक सम को समझें और बाकी सम आपको समझ आ जाए। और अगर इन्होंने कहा कि सेलिंग प्राइस के ऊपर लगाओ, तो देखो सेलिंग प्राइस सपोज हमें नहीं दिया हुआ, हमें कोस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, मतलब कोस्ट दी हुई है, कोस्ट की अमाउंट दी हुई है तो उसके ऊपर तो हम कैलकुलेट कर देंगे। मान लो मुझे कोस्ट दी हुई है, कोस्ट की वैल्यू दी हुई है मुझे, तो इसके ऊपर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ 30%। पर अगर उन्होंने कहा कि सेल्स के ऊपर 30% कैलकुलेट करो, सेल्स की वैल्यू मुझे दी भी नहीं है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो फॉर्मूला कैसे है, जो प्रॉफिट है आपका वो कैसे निकलेगा, जो रेट है, ठीक है, इनटू टोटल कॉस्ट,
प्रॉफिट निकालना एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आके आपका फाइनल आंसर आता है और यहाँ पे आके काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को कि प्रॉफिट की परसेंटेज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट, ठीक है। तो रेट कौन सी है, जैसे हम उन्होंने कहा कि 30%, तो 30% हमारा रेट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट होगी वो इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30, तो इसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सम। तो अगर आपको बाकी ऐसे ही और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।